आज आपको हम अर्थशास्त्र में वैश्वीकरण और भारत के बारे में बताने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। वैश्वीकरण क्या है, इस विषय में आप समझें। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार एवं निवेश में तीव्र वृद्धि, तेजी वृद्धि की प्रक्रिया है। तेज वृद्धि की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार एवं निवेश। व्यापार का मतलब आयात निर्यात करना और निवेश का मतलब पूंजी लगाना, पैसा लगाना, व्यवसाय में पैसा लगाना, उसे निवेश कहते हैं। और ये तेजी से हो रहा हो तो इसे वैश्वीकरण कहते हैं। इसी कारण से बाजार और उत्पादन केंद्रों का एकीकरण हुआ है। वैश्वीकरण के कारण ही बाजार और उत्पादन केंद्रों का एकीकरण हुआ है, यानी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। सारा सामान, सारा माल एक जगह आपको प्राप्त हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अब वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कौन आगे आता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनका कारोबार, जिनका काम कई देशों में एक साथ होता रहता है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जैसे अमेरिका की कंपनी है, अब उसका तमाम काम जो है तमाम देशों में फैला हुआ, उसके कारखाने लगे हुए हैं, उसके उत्पादन हो रहे हैं, उसके निर्यात हो रहे हैं, उसका आयात हो रहा है। इस तरह से ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। वैश्वीकरण में बहुत से देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या हैं? भारतीय संदर्भ में, अपने देश के विषय में ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने देश के संदर्भ में? कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना है, यानी कारोबार उनके साथ करना है। विकसित देशों में उपयोग की जा रही आधुनिक तकनीकों तथा बेहतर प्रबंधन व्यवस्था को भारत में लाने का प्रयास करना। अब अगर कोई बहुत देश विकसित है, जैसे अमेरिका है, जापान है, इजराइल है, तो यहाँ जो प्रौद्योगिकी विकसित है या उसका उपयोग कर रहे हैं, आपके यहाँ वो तकनीक नहीं, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम उसको अपने देश में लाने का प्रयास करते हैं। किसके माध्यम से? वैश्वीकरण के माध्यम से। तीसरा उद्देश्य है विदेशी तकनीकों से उत्पादन एवं उत्पादक क्षमता में वृद्धि लाना। अब जो उच्च तकनीकी है, विदेशी तकनीकी है या प्रौद्योगिकी है, इसके द्वारा उत्पादन में और उत्पादकता में हमको वृद्धि करना है, उसमें बढ़ोतरी करना है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। जो हमारी वस्तुएं, जैसे साइकिल ले लीजिए, अगर साइकिल हमारी उच्च क्वालिटी की नहीं है तो मार्केट में उसका जो है वो खरीदार कम होंगे लोग, तो उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। किसके माध्यम से? वैश्वीकरण के माध्यम से। और अगला है संस्थागत तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। संस्थागत यानी समूह में, कारपोरेट के ढंग से, और प्रत्यक्ष यानी दिखाई देने वाला जो विदेशी निवेश है, उसके माध्यम से अपने आर्थिक विकास को गति देना है, आगे बढ़ाना है। भारतीय बाजार को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, यानी हमारे यहाँ की जो गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं हैं बनने लगें तो हमारा विदेशी बाजार में हमारी धाक जम जाए।
इसके लिए हमको वैश्वीकरण को अपनाना है। वैश्वीकरण को सक्षम बनाने वाले कारक, अब आप विश्व के अन्य देशों से कैसे जुड़ेंगे, उसके लिए आपके पास कुछ कारक होने चाहिए। वो कौन से कारक हैं उनको समझिए। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ही वही मुख्य कारक है। प्रौद्योगिकी में जितनी उन्नति तीव्र तेजी से होगी, यही एक मुख्य कारण है वैश्वीकरण के लिए। यानी जो उच्च टेक्नोलॉजी या अच्छी से अच्छी विकसित टेक्नोलॉजी आप प्रयोग करेंगे तो आप वैश्वीकरण में सफल होंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है, यानी टेक्नोलॉजी ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया को, जैसे मोबाइल है, अब आप यहाँ भारत से अमेरिका से बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी आपको जो है विश्व के नज़दीक, दुनिया के अन्य देशों के समीप पहुंचा दिया है। उदाहरण के तौर पर पिछले 50 वर्षों में परिवहन के साधनों में बहुत उन्नति हुई है। परिवहन के जो मोटर गाड़ियाँ आदि हैं, इनके साधनों में बहुराष्ट्रीय या वैश्वीकरण के कारण बहुत तेज़ी से उन्नति हुई है। अर्थात परिवहन प्रौद्योगिकी ने लंबी दूरियों तथा विभिन्न देशों में वस्तुओं की आपूर्ति को कम लागत में संभव बनाया है। यानी इतनी उनकी गति है कि बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से वो अपना सामान, अपनी वस्तुएं दूसरे देशों में पहुंचा देते हैं, तो इससे उनकी लागत में और आपूर्ति में कम लागत आती है। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर, वस्तुओं को विभिन्न कंटेनरों में इस प्रकार रखा गया है जिससे इन्हें वायुयानों, जहाज़ों, रेलगाड़ियों तथा ट्रकों पर आसानी से बगैर नुकसान के लादा जा सके। ऐसे कंटेनर विकसित किए गए हैं जिनको जो सामान को सुरक्षित रखते हैं। जैसे कोई फल है, अगर कंटेनर सुरक्षित है उसमें रख दीजिए, उसको चाहे जहाँ उठाइए पटकिए, उस फल में कोई खरोंच नहीं आएगी। तो ये कंटेनरों के माध्यम से जो है हमारा सामान सुरक्षित और आसानी से दूसरे देशों में पहुंच जाता है, कोई नुकसान भी नहीं होता है। कंटेनरों द्वारा माल की ढुलाई लागत में बहुत बचत हुई और माल की समयानुसार विभिन्न देशों के बाज़ारों में पहुंचने की गति में भी बढ़ोतरी हुई है। कंटेनरों के माध्यम से हम सामान को बड़ी तेज़ी से एक दूसरे जगह पहुंचाने में तेज़ी लाए हैं। इसी तरह वायुयानों द्वारा यातायात की लागत में हुई ही ह्रास हुआ है, यानी लागत में कमी आई है। वायुयान के द्वारा, हवाई जहाज़ के द्वारा वस्तुओं को भेजने में लागत में कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमार्ग द्वारा अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। अब आजकल हवाई जहाज़ से भी व्यापार संभव हो गया है, बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से दूसरी जगह पहुंच जाता है। अगले देखिए हेडिंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सूचना और संचार जो प्रौद्योगिकी है वो अत्यधिक इसको विकसित करने में वैश्वीकरण को सहयोग दिया है, महत्वपूर्ण है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने विभिन्न देशों के बीच उत्पादों और सेवाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से, यानी तीव्र गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा, जो संचार के उपग्रह भेजे गए हैं उनके द्वारा ये सारी सुविधाएं जो हैं सुगम हुई हैं, आसान हुई हैं। इससे व्यापार में तेज़ी से विकास हुआ है। इस तरह से विश्व के व्यापारी आसानी से एक दूसरे से संपर्क करने में कामयाब हो रहे हैं। तो संचार उपग्रहों की जो प्रौद्योगिकी है, इसके माध्यम से जो सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी है उसका विकास तेज़ी से हुआ है और ये अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं संचार उपग्रह और वहीं से जो है संचार प्रणाली को ये संचालित करते हैं। इस तरह से ये
इंटरनेट के लिए। इस युग में आप जो कुछ भी जानने के इच्छुक हैं वे लगभग सभी सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो जाती हैं, यानी समय की देरी नहीं लगती और आपको सारी सूचनाएं इस उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा आपको बड़ी तीव्रता से प्राप्त हो जाती हैं, जिन्हें आप आपस में आसानी से बांट सकते हैं। इंटरनेट द्वारा आप ईमेल भेजकर बहुत कम मूल्य में संपूर्ण विश्व में किसी से भी बात कर सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, IT कहते हैं इसे, ने विभिन्न देशों के मध्य सेवाओं के उत्पादन के प्रचार प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण है। एक लड़की पत्रिका पढ़ रही है और उसके मन में क्या जिज्ञासा है। देखिए यह पत्रिका अच्छी प्रतीत हो रही है। क्या कह रही है? अच्छी प्रतीत हो रही है, अच्छी लग रही है, परंतु मेरी पाठ्य पुस्तक की छपाई ऐसी क्यों नहीं है। और उस पत्रिका की जो छपाई है, उसके जो लेख हैं, उसके जो अक्षर हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं उस लड़की को। और तुलना क्या किया कि मेरी पुस्तक की छपाई इतनी अच्छी नहीं है, मैं अपनी पुस्तक के शब्दों को बड़ी कठिनाई से पढ़ पाती हूँ और उसकी छपाई जो है भद्दी है, अच्छी नहीं है, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो कठिनाई से पढ़ पाती हूँ। तो दूसरा जो वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति है संचार माध्यम से, वो क्या कहता है? नहीं बेटी, यह छपाई मशीन आम भारतीयों के लिए नहीं है, यानी जो ये छपाई की गई है ये सभी के लिए नहीं है, खास लोगों के लिए है। वैश्वीकरण में देखिए संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे किया जाता है, एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, समझिए। यही पत्रिका के बारे में, लंदन, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, लंदन शहर की बात हो रही है के पाठकों के लिए, लंदन शहर के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जाती है। पढ़ते वो लंदन में हैं और उसकी छपाई और डिजाइनिंग जो है वो दिल्ली में हो रही, दिल्ली के लोग कर रहे हैं। पत्रिका का पाठ विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। अब जो पाठ विषय है वो इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय के लिए भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूर संचार सुविधाओं का उपभोग करके लंदन कार्यालय में पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। पत्रिका की छपाई के बाद वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट या ई-बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली में एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। इस तरह वैश्वीकरण की एक दूर संचार की एक जो प्रक्रिया है वो उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। आगे की कड़ी में आपको और वैश्वीकरण के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश, विदेश व्यापार क्या है, विदेशी निवेश क्या है और इनके लिए उदारीकरण क्या है। अगली कड़ी में इसके बारे में चर्चा की जाएगी और तब तक इनको कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप लिख करके रखिए, भेजिए और जहाँ समझ में ना आए वहाँ उसको पूछिए। उदाहरण देखिए, उपरोक्त उदाहरण में उत्पादन में प्रौद्योगिकी का उल्लेख करने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से किस प्रकार जुड़ी हुई है? अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से किस प्रकार जुड़ी हुई है? क्या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के बगैर वैश्वीकरण संभव है? इस प्रश्न का उत्तर आप लिखें, जो अभी आपको बताया गया उसी के अंतर्गत हैं। धन्यवाद।